बीच में आरबीआई ने जो पीएमएस के बारे में जो रूल्स थे उसमें कुछ बदलाव किए कि जैसे कि पहले पीएमएस जो था उस पे 25 लाख के ऊपर पीएमएस बना सकते थे, लेकिन वो रूल चेंज करके अभी पीएमएस के लिए आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो कम से कम 50 लाख का होगा। तो अभी जो इस क्वांटम में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनका जो आकर्षण है वो एक फंड कैटेगरी की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और ठीक से अगर पिछले कई महीने देखा जाए तो ये फंड कैटेगरी जो है वो वैसे पॉपुलर भी बहुत हो रही है। हम लोग बात कर रहे फोकस इक्विटी फंड की। तो फोकस इक्विटी फंड ये जो फंड है वो लार्ज कैप में भी आते हैं, मिड कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप और फिर मल्टी कैप में भी आते हैं। आज हम लोग ऐसे ही एक पॉपुलर फोकस फंड का रिव्यू करेंगे। इस फंड का नाम है एक्सिस फोकस 25 फंड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोकस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोकस कैटेगरी में जो ओवरऑल सब कैटेगरी मिला के कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा विड्रॉ हो रहा है और ओवरऑल एयूएम कितना है। उसके बाद हम लोग इस स्पेसिफिक फंड्स के बारे में बात करेंगे। उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, इस फंड के फंड मैनेजर कौन है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये फंड के बेसिक डिटेल्स जो है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फंड का पोर्टफोलियो कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन किन सेक्टर्स में इस फंड का कितना एलोकेशन है। हम देखेंगे कि लास्ट 3 महीने में ये फंड ने कौन कौन से शेयर्स बेचे हैं और कौन कौन से नए शेयर्स ऐड किए हैं। और फिर हम साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से शेयर्स में इस फंड ने कितना % एलोकेशन बढ़ाया है या घटाया है। उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल ये फंड और इस कैटेगरी के बाकी फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। हम ये भी देखेंगे कि रिस्क रेशियोज़ कैसे हैं। हम देखेंगे कि इस फंड का एसेट एलोकेशन करता है कैसा है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि किन लोगों के लिए फोकस फंड या ये फंड में इन्वेस्ट करना ठीक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक्सिस फोकस 25 फंड। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फोकस फंड में निवेश करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो फोकस फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है इस कैटेगरी के लिए क्या कि फंड मैनेजर ज़्यादा में ज़्यादा मैक्सिमम 30 स्टॉक से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। फोकस फंड में इन लोगों को एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ फंड ऐसे होते हैं कि जो खाली लार्ज कैप पे फोकस करके टॉप 100 में से जो ओनली 25 या 30 स्क्रिप्ट्स है उन्हीं पे फोकस करते हैं। कुछ फंड जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप में और कुछ फंड मल्टी कैप में करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है फंड मैनेजर को अक्रॉस द कैपिटलाइजेशन कि कहाँ पे पिकअप जो स्क्रिप्ट है वो कौन कौन सा करना है। यहाँ पे फंड मैनेजर बिजनेस और मार्केट के स्टॉक जो है उनके हिसाब से, उनके खुद के रिसर्च के हिसाब से फोकस कर सकते हैं। दूसरा, लिमिटेड स्टॉक्स होने के कारण फंड मैनेजर को ग्रोथ ओरिएंटेड जो स्टॉक्स है वो पिकअप करने का यहाँ पे उनको एक मुभा मिल जाती है कि वो अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द कैपिटलाइजेशन स्टॉक पिकअप कर सके। फंड मैनेजर के हिसाब से जो बेस्ट कंपनीज़ है
या कभी कभी क्या होता है कि एक सर्टन फंड मैनेजर सर्टन सेक्टर्स पे या सर्टन मार्केट सेगमेंट पे उनकी पकड़ अच्छी होती है, तो उनको यहाँ पे वो भी फ्रीडम मिल जाता है कि वो कौन से सेक्टर का या कौन से सेगमेंट के शेयर्स उनको पिकअप करना है। अभी तक काफ़ी बार जो रिटर्न रिसेंट डेटा देखा गया है कि फोकस फंड ने बाकी जो उनके कैटेगरी के फंड है जैसे कि मल्टी कैप, इन फंड्स को रिटर्न में बीट किया है, उनसे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न इन फोकस फंड्स का आया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूँ कि यहाँ पे 30 मैक्सिमम कंपनीज में इनका फोकस होता है, इसकी वजह से इनका रिटर्न अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पे वही बात रिस्क भी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली एक 40 या 45-50 कंपनीज में जितना डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है उतना इन फंड में हो नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन। अभी इस कैटेगरी में कुल मिला के 23 स्कीम्स है और नंबर ऑफ फोलियोज जो है वो आपके 37 लाख से ऊपर है। इस फंड में जो लास्ट जुलाई महीना है उस महीने में 1820 करोड़ का उनका जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वहीं 1285 का रिडम्पशन हुआ है। तो नेट जो इन्वेस्टमेंट इसमें बनी रही वो 534। असेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाए तो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 51,142 करोड़ से ऊपर है। एवरेज असेट जो देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज एसेट 50,312 के करीब है। अभी इस फंड की बात करते हैं तो इस फंड के मैनेजर जो है वो है जिनेश गोमानी। तो बाकी तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इम्पोर्टेंट जो 2-3 बातें वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। इनको 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 7 जून 2016 से ये फंड मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, इस फंड के साथ वो जो बाकी स्कीम मैनेज कर रहे उनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए, और यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैंने ये फंड का रिटर्न और बाकी जो फंड के रिटर्न है उनका यहाँ पे आपको कंपैरिजन भी दिया है। तो इनकी जो बाकी स्कीम मैनेज करते हैं उसमें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, एक्सिस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, एक्सिस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड सिलेक्ट सीरीज 2 है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और एक्सिस ESG इक्विटी फंड है, एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड है और एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड डायनामिक प्लान। फंड का ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट अ लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट अप टू 25 कंपनीज। तो नॉर्मल जो फोकस फंड्स है उनको 30 तक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये फंड जो है ये मैक्सिमम 25 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इनका इक्विटी में ये ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 65% और ज़्यादा से ज़्यादा ये 100% तक जा सकते हैं, और डेप्ट रिलेटेड में 35% से 0% तक हो सकता है। फंड की फैक्ट्स देख लेते हैं। इस फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट है 11,779.34 करोड़ एज ऑफ 28 अगस्त 2020। फंड की शुरुआत 11 जून 2012 को हुई थी। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 कैटेगरी फोकस फंड। लमसम में आप कम से कम 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं। इसमें आपको डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 2.02 है, वो भी 28 अगस्त 2020 के अनुसार। ये एक्सपेंस रेशियो ये चेंज होते रहता है, और जब भी एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो जो इस फंड में इन्वेस्टर है उनको फंड हाउस की तरफ से एक मेल भेजा जाता है कि टोटल इंडेक्स एक्सपेंस रेशियो में चेंजेस किए गए। एग्जिट लोड जो है वो 1% एग्जिट लोड है। अगर आप 12 इन्वेस्ट करने के दिन से 12 महीने के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो आपका एक 1% जो है
वो वहाँ पे आपको एग्ज़िट लोड लगेगा। इसका मतलब अगर आप 2 लाख रुपया विड्रॉ करते हो तो आपको 2,000 रुपया आपका एग्ज़िट लोड लगेगा और 1,98,000 रुपीज़ आपके हाथ में आएंगे। एसेट एलोकेशन देख लेते। इक्विटी का एसेट एलोकेशन 98.30% है और डेब्ट और कैश में 1.70%, 87.84% लार्ज कैप, 6.1% मिड कैप और 0% स्मॉल कैप। यहाँ पे मैंने टॉप 10 होल्डिंग्स जो है उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर की है। जो टॉप 10 कंपनीज में इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इस फंड का वो 63% है। और सेक्टर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरीज, बैंक, सीमेंट, केमिकल, तो वो भी आप एक स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना एक्सपोजर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आज की तारीख में एज ऑफ 31 जुलाई इस फंड में टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट की गई है वो 23 है। इस फंड ने लास्ट 3 महीने में क्या खरीदा, तो इस फंड में लास्ट 3 मंथ्स में मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड को नया ऐड किया और रिलायंस इंडस्ट्री को भी नया ऐड किया। और ऐड करते वक्त इनका जो टोटल जो AUM है उसके 1.39% मदरसुमी है और 0.29% रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस फंड से इन कंपनियों को बेचा गया कंप्लीटली, इनमें से स्टेक पूरा निकाला गया। उसमें ICICI बैंक उसका 4.43 था जो ज़ीरो हो गया है, अभी कुछ भी नहीं है। फिर कमिंस इंडिया है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। चेंजेस इन एलोकेशन, इसका मतलब कि इन कंपनीज में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है या घटाया है। अभी यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, वहाँ से सबसे ज़्यादा घटाया है, इस सीक्वेंस से सॉर्ट करके यहाँ पे टेबल बनाया है। तो जो ग्रीन में जो आपको दिख रहा है चेंजेस, यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया है और जो रेड में दिख रहा है चेंजेस वहाँ पे स्टेक घटाया गया है। मतलब रिलायंस में इन्होंने जो स्टेक जो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वो उन्होंने उनका पहले जो मार्च में जो स्टेक था 2.49 था वो बढ़ाकर उन्होंने 8.03 कर दिया है। और सबसे कम किया गया है तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में इन्होंने जो मार्च में 9.26% था वो घटा के अभी 5.22% हो गया है। पीयर परफॉर्मेंस और इस फंड का परफॉर्मेंस हम लोग कंपेयर करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स से और इस के पीयर कंपैरिजन से। अभी देखिए कि जैसे मैंने पहले आपको पहले स्लाइड में कहा था, इस कैटेगरी में लगभग 23 स्कीम्स है, लेकिन मैं कंपेयर करते वक्त इन 4 ही स्कीम को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन सभी स्कीम्स का बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी 50 है। कभी कभी क्या होता है कि किन फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 होता है, 200 होता है, तो उनका स्टॉक सिलेक्शन जो है ना वो उस हिसाब से होता है। तो फिर कंपेयर करना मेरे हिसाब से उसमें ठीक नहीं लगता है। इसीलिए मैं उन्हीं स्कीम्स को कंपेयर करता हूँ जिनका बेंचमार्क इंडेक्स जो है ना वो सेम है। तो एक्सिस फोकस का जो 1, 2, 3 और 5 ईयर्स का रिटर्न मैंने यहाँ पे दिखाया है। और उसके बाद जो कंपेयर जो बाकी फंड्स हैं उनका भी यहाँ पे मैंने 1, 3 और 5 ईयर्स का रिटर्न दिखाया है। कैटेगरी का एवरेज है और निफ्टी का रिटर्न है। ये स्क्रीन आप पॉज करके ठीक से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रेशोज़, यहाँ पे भी मैंने इस कैटेगरी के जो फंड्स है उनका जो इम्पोर्टेंट रेशोज़ है और निफ्टी का रेशोज़ और इस फंड का रेशोज़ आपके लिए कंपैरिजन के लिए एक साथ दिए है। तो इस फंड का मीन जो है 7.59, स्टैंडर्ड डेविएशन 21.11, शार्प 0.11, सॉल्टिनो 0.11, बीटा 0.92, अल्फ़ा 2.81। तो यहाँ पे भी ये स्क्रीन जो है ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये स्क्रीन आप ठीक से देख सकते हैं। किनको इन फंड में निवेश करना चाहिए, तो जिस इन्वेस्टर का जो या निवेशक का नज़दीक के
समय में अगर मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो वो सहन करने की क्षमता हो, ऐसे निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न पाने की इच्छा रखते हैं, वो निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक 7 साल से ऊपर जिनका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, वो लोग निवेश कर सकते हैं। और जो निवेशक लॉन्ग टर्म के गोल के लिए, जैसे कि एजुकेशन है, इनके लिए निवेश करते, तो वो इस फंड में थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये फोकस फंड है, इसके रिटर्न अच्छा आएंगे, लेकिन उसमें रिस्क भी, जहाँ पे रिटर्न अच्छा है उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता ही है। तो एक फोकस कैटेगरी है, तो यहाँ पे रिटर्न अच्छे आने के चांसेस तो है ही, लेकिन कुछ रिटर्न कम भी आ गए तो वो भी हो सकता है। और तीसरा, जो इन्वेस्टर्स या निवेशक पीएमएस जैसे प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो साइज़ है वो 50 लाख से कम है, तो वो इस फंड में एक्सपोजर ले सकते हैं। आज मैंने आपको एक्सिस फोकस 25 फंड की पूरी जानकारी दी। अगर अब भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। बेल आइकॉन दबाने से मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका अलर्ट मिल जाता है, तो आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते। थैंक यू।